गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। फ़िलहाल ये क्लास है आपकी रीट एग्ज़ाम 2025 जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 27 फ़रवरी को। ये क्लास है आपकी 5। इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम बातें करेंगे। इसमें हमारे क्वेश्चन रहेंगे क्लास 1 से क्लास 4 तक के, मीन्स जो हमने पहले की क्लास कर चुकी हैं, क्लास 1, 2, 3, 4, उन सभी वो थ्योरी करी थी हमने, कॉन्सेप्ट किया था उसमें क्लियर। तो उसी से रिलेटेड हमारे कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं महत्वपूर्ण जो आपके रीट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसी में से क्वेश्चन आपके आते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आए भी हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आपको आज ये क्वेश्चन आंसर जो हम सॉल्व करेंगे। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स को। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सबसे पहले किसने प्रयोगशाला खोली। ये मैंने आपको थ्योरी क्लास में भी पढ़ाया था कि जो मनोविज्ञान के वैज्ञानिक का जो हमने अध्ययन किया था, या अध्ययन के लिए जो सबसे पहले प्रयोगशाला खोली थी, वो किसने खोली थी। आंसर बताओ, गेस करो क्या आंसर होना चाहिए इसका। ए इसका विलियम वुड, बी इसका गैरेट, सी जॉन वॉटसन, डी अरस्तु। क्या होगा इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका विलियम वुड, ठीक है। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, मनोविज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए प्रयोगशाला खोली थी, ठीक है। इनको मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और ये जो कहाँ के थे, ये जो विलियम वुड थे, वो कहाँ के थे, ये कहाँ के थे, आपके जर्मनी के थे। कहाँ के थे ये, आपके जर्मनी के थे। ओके, सेकंड क्वेश्चन आता है आपका। सेकंड क्वेश्चन में आता है आपका, अंतर्दर्शन का क्या अर्थ है। अंतर्दर्शन का क्या अर्थ है। फर्स्ट है आपका स्वयं के अंदर है ये, अंदर देखना। सेकंड है बाहरी दुनिया का अध्ययन करना। सी है व्यवहार का अध्ययन। डी है वैज्ञानिकता का अध्ययन। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, अंतर्दर्शन का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर रहेगा आपका, करेक्ट आंसर है स्वयं के अंदर देखना। तो आपको मैंने पढ़ाया भी था इसमें कि स्वयं के अंदर देखना, टू लुक विद हिन, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या हो सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, टू लुक आ सकता है आपका, टू लुक विद इन, मतलब कि अपने आप में देखना या स्वयं के अंदर ही देखना। एक तरह से हो गया आत्मलोकन करना, ठीक है। तो अंतर्दर्शन का अर्थ यही है कि स्वयं के अंदर देखना। इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति स्वयं अपने अंदर ही झांकता है और अपनी मनोदशा का ही स्वयं अध्ययन करता है या फिर निरीक्षण करता है, ठीक है, क्लियर। और जो आपका अंतर्दर्शन है, इसका जो इनके जो प्रतिपादक हैं, अंतर्दर्शन जो है, इनके प्रतिपादक आपके विलियम वुड और उनके शिष्य टीचनर हैं, ठीक है। इनके जो प्रतिपादक हैं वो कौन हैं, विलियम वुड हैं, ओके। और उनके जो शिष्य हैं टीचनर, जो क्या थे, ये एक संरचनावाद के जनक भी थे, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि अंतर्दर्शन का अर्थ है स्वयं के अंदर देखना। इनका प्रतिपादन जो किया है वो विलियम वुड ने किया है और उनके साथ में शिष्य थे, टीचनर थे, उन्होंने भी इनके साथ मिलकर किया था और ये रचनावाद के जनक भी थे, ओके। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में है, बहिर्दर्शन विधि किस पर आधारित है। जो बहिर्दर्शन विधि है वो किस पर आधारित है, रचनावाद पर, व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर, आत्मावलोकन पर, या रचनावादी पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर। तो जो आपकी बहिर्दर्शन विधि है वो किस पर आधारित है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित है।
ये विधि वॉटसन के, क्वेश्चन आ सकता है इसमें, इसका एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वॉटसन के, ठीक है, वॉटसन के व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर ये विधि आधारित है। और इस विधि को हम, जो ये आपकी बहिर्दर्शन विधि है, इस विधि को हम क्या कहते हैं, अवलोकन विधि भी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, अवलोकन विधि भी हम इसको कहते हैं, बहिर्दर्शन विधि को, ठीक है। और ये किस पर आधारित है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित है, वॉटसन के। ओके, इसमें क्या होता है, बहिर्दर्शन विधि आपको पता भी होनी चाहिए कि होती क्या है। किसी भी व्यक्ति का अवलोकन करके, कोई भी व्यक्ति है उसका अवलोकन करके या व्यवहार का निरीक्षण करके व्यक्ति की जो मानसिक दशा का पता लगाना होता है, वो किससे होता है, बहिर्दर्शन विधि के माध्यम से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल कि व्यक्ति क्रोधित क्यों है, या फिर वो तब क्रोधित हो जाता है तो कैसी क्रियाएं करता है, कौन सी उसके शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तो ये सभी आपका बहिर्दर्शन विधि के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 क्वेश्चन है आपका, शिक्षण के तत्व हैं या फिर चर हैं, कुछ भी पूछ लेगा, शिक्षण के तत्व कौन से हैं या चर कौन से हैं। तो फर्स्ट है इसमें कक्षा, सेकंड है विद्यालय, थर्ड है समाज, और डी है ABC तीनों, मतलब कि कक्षा भी, विद्यालय भी और समाज भी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, शिक्षण के चर हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, कि ABC तीनों, शिक्षण के चर में तीनों चीज़ आती हैं, कक्षा भी आती है, विद्यालय भी और समाज भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण के स्तर आधार पर शिक्षण का प्रकार है, मतलब शिक्षण के स्तर के आधार पर शिक्षण का जो प्रकार है वो कौन सा प्रकार है, ठीक है, शिक्षण के स्तर के आधार पर। ओके, तो इसमें फर्स्ट है स्मृति, सेकंड है एकतंत्रीय, सी है औपचारिक, डी है लोकतंत्रीय। तो शिक्षण के स्तर के आधार पर शिक्षण का प्रकार है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्मृति, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है इसमें स्मृति, हमारा करेक्ट आंसर क्या है, स्मृति। हमें पता होना चाहिए इसमें सबसे पहले तो कि आंसर तो करेक्ट इसका स्मृति है, लेकिन पता होना चाहिए कि स्मृति होती क्या है। तो स्मृति जो है वो हमारे मन की वो क्षमता होती है जिसमें अतीत के अनुभव क्या होते हैं, संग्रहित किए जाते हैं या किए होते हैं, और बाद में ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, उद्देश्य के आधार पर शिक्षण का प्रकार है। फर्स्ट वाला था शिक्षण के स्तर के आधार पर, अब ये सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, उद्देश्य के आधार पर शिक्षण का प्रकार है। फर्स्ट है ज्ञानात्मक, सेकंड है भावात्मक, सी है आपका बोध, और डी है आपका ज्ञानात्मक और भावात्मक, मतलब कि दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, ज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण का जो प्रकार होता है वो ज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार का होता है। अब इसमें जो ये ज्ञानात्मक होता है ये होता क्या है, तो जो ज्ञानात्मक शिक्षण होता है वो उसका मेन मोटिव होता है, उसका मकसद होता है कि बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करना ही हमारा क्या कहलाता है, ज्ञानात्मक हमारा शिक्षण कहलाता है। और भावात्मक क्या होता है, भावात्मक का मकसद होता है या इसका मकसद है भावात्मक शिक्षण का कि बच्चे के जो भाव हैं, जो उसके संवेग हैं, उनके पहलुओं को विकसित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 7, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है, कि शिक्षा जो है एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा है। तो इसका ऑप्शन है जॉन डीवी ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, प्लेटो ने कहा है, या एडम्स ने कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा जॉन डीवी, कि जॉन डीवी ने ही कहा है कि जो शिक्षा है वो कैसी प्रक्रिया है, वो एक
त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब त्रिमुखी से यहाँ क्या तात्पर्य है, त्रिमुखी का क्या मतलब है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया तो है, तो त्रिमुखी का क्या मीनिंग है? तो इसका मतलब है इसमें तीन चीज़, त्रिमुखी त्रि से समझ लो कि तीन चीज़ें होती हैं। नंबर 1 पे होती है आपका, इसमें क्या होता है, आपका टीचर होता है, इसमें आपका स्टूडेंट होता है, और एक आपका क्या होता है, इसमें पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम या सब्जेक्ट सिलेबस होता है। तो त्रिमुखी से आपका यही तात्पर्य है कि टीचर होता है, इसमें स्टूडेंट होता है, और आपका पाठ्यक्रम होता है या फिर समाज होता है। ओके, तो ये आता है आपका शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जो किसने कहा, जॉन डेवी ने कहा। ये आपका क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, यूपी टेट में भी आया हुआ है, या आपका एग्ज़ाम सुपर टेट में भी आया हुआ है, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को। और ये रीट में भी आपका आ सकता है, आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है? तो एडम्स ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है, अरस्तू ने कहा है, वॉटसन ने कहा है, तो किसने कहा है? तो द्विमुखी प्रक्रिया है, ये कहा है आपका एडम्स ने कहा है। तो द्विमुखी का मतलब है यहाँ पर कि इसमें क्या होता है, इसमें आपका टीचर आते हैं और इसमें आपके स्टूडेंट आते हैं। ठीक है, द्विमुखी का मतलब इनका यही है। एडम्स बोलते हैं कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत हमारा शिक्षक और छात्र ये दोनों के दोनों आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण का प्रकार है। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है चिंतन, सेकंड ऑप्शन है औपचारिक, सी ऑप्शन है औपचारिक और अनौपचारिक, और डी है आपका अनौपचारिक। तो शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर आपको ध्यान रखना है कि किसके आधार पर पूछा जा रहा है। तो शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर जो आपका शिक्षण का प्रकार है, इसमें आपका औपचारिक और अनौपचारिक ये दोनों के दोनों आते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो औपचारिक शिक्षण होता है वो क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षण होता है वो क्या होता है। ओके, आपका जो औपचारिक शिक्षण होता है वो क्या होता है, उसको हम नियंत्रित शिक्षा प्रणाली है। ये क्या है, एक नियंत्रित शिक्षा प्रणाली होती है। इसमें क्या होता है आपका कि जो पाठ्यक्रम का इसमें क्या करना होता है, पालन करना होता है। ठीक, इसमें क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे दे सकते हैं, औपचारिक शिक्षा के कुछ उदाहरण भी हैं, लाइक जैसे स्कूल का शिक्षण, विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम, या फिर स्वास्थ्य। मीन्स इसमें ये सारी चीज़ टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होती है कि ठीक है, तुम्हारा क्लास फर्स्ट जो तुम्हारा है फर्स्ट पीरियड लग गया है तुम्हारा एसएसटी का, फिर हमें स्कूल के अंदर जाके पढ़ना है, इसमें और क्या नाम है, कक्षा के अंदर पढ़ना है, हमारा ये वाला विषय है, इसके अंदर इतने टॉपिक हैं, ये हमें कंप्लीट करना है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें पाठ्यक्रम का क्या करना होता है, इसमें एक तरह से पालन इसमें किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीखने का एक निश्चित लक्ष्य होता है। ओके, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इसमें पढ़ा जाता है। ओके, और किस तरह की विषय वस्तु वितरित की जाएंगी या छात्र के सीखने को कैसे मापा जाएगा, ये सब क्या होता है इसके अंदर स्पष्ट होता है ये सारी चीज़ें। ठीक, और फिर आता है आपका अनौपचारिक शिक्षण। अब आपका अनौपचारिक शिक्षण है कि ये क्या होता है कि ऐसा शिक्षण या ऐसी शिक्षा होती है इसके अंदर जो किसी निश्चित योजना के तहत नहीं होती। ना ही इसमें कोई पाठ्यक्रम होता, ना इसमें कोई समय सारणी होती, ना इसमें कोई शिक्षण विधि होती। तो इसमें और ये क्या होता है, ये जो शिक्षा होती है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। ठीक है, और ये जो शिक्षा होती है वो जीवन के हर अनुभव से हमें मिलती रहती है। इसमें कोई फिक्स जगह नहीं होती कि हाँ भाई हमें यहीं पे जाना है, यहीं पे जाके हमें पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें तुम कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये जो शिक्षा होती है वो किसी बाज़ार, होटल, घर पर कहीं पर भी ये ली जा सकती है। लेकिन ये जो शिक्षा होती है ये कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। ये शिक्षा लचीली होती है। ठीक है, रटने वाली नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आता है हमेशा शिक्षा जो होती है वो कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10,
10 क्वेश्चन है आपका, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकता का क्रम है, किसने कहा है? कि जो शिक्षण है वो पुनर्बलन की आकस्मिकता का क्रम है एक, ये बात किसने कही है? BF स्किनर ने, बर्टन ने, क्लार्क ने, प्लोटो ने, इन चारों में से ये बात किसने कही है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका BF स्किनर। BF स्किनर ने ही किस चीज़ की बात करी है? पुनर्बलन की बात करी है। आपको याद रखना है जहाँ स्किनर आया वहाँ पुनर्बलन आंसर आया, ठीक है, और जहाँ पुनर्बलन है वहाँ आंसर आ गया उसका स्किनर। तो BF स्किनर ने ही शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है ये कहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। पुस्तक और लेखक के संदर्भ में असंगत विकल्प है, ठीक है। आपको असंगत क्वेश्चन को ध्यान रखना, संगत और असंगत, क्योंकि बहुत बच्चे जल्दबाजी में देखते हैं कि अरे ये तो संगत है, तो फर्स्ट पे ही क्लिक लगा दिया, आगे के उसने ऑप्शन पढ़े ही नहीं उसके। लेकिन हमें क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, संगत है, असंगत है, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक और लेखक, मतलब कौन सी पुस्तक है और उसके जो राइटर हैं उनमें से कौन सा गलत है, असंगत है। तो हमारा फर्स्ट आता है, तो हमारा इसमें फर्स्ट आता है डी एनिमा अरस्तु, कि डी एनिमा जो पुस्तक है वो किसने दी है? अरस्तु ने दी है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है कि बिल्कुल सही है, अरस्तु ने ही डी एनिमा दी है, ठीक। सेकेंड है इसका साइकोलॉजिया जो है ये पुस्तक है, ये किसने, इसके लेखक कौन है? तो रुडोल्फ गोएल्क्ले, ये भी करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो साइकोलॉजिया जो आपकी पुस्तक है उसके लेखक हैं रुडोल्फ गोएल्क्ले, ठीक। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये पुस्तक किसने लिखी है, इसके लेखक कौन है? तो विलियम मैकडूगल, करेक्ट आंसर है, ये भी हैं इसके। डी ऑप्शन आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, लेखक कौन है इसके? तो विलियम जेम्स, तो ये है इसका गलत आंसर। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर जो ये पुस्तक है इसके राइटर हैं आपके ब्रूनर, कौन है? ब्रूनर। तो ये क्या है आपका गलत है, और क्वेश्चन में कह रहा है असंगत विकल्प, मीन्स जो गलत है उस वो आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ आपका डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12, किस कारक का योगदान है मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने में? मतलब मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने में किस कारक का महत्वपूर्ण योगदान है? ए वस्तुनिष्ठता का, सी क्रमबद्ध अध्ययन का, डी नियंत्रित प्रयोग का, और बी उपयुक्त सभी का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी, कि मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने में इन सभी कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है, वस्तुनिष्ठता का भी है, क्रमबद्ध अध्ययन का भी है, और नियंत्रित प्रयोग का भी है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 13, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन स्मृति विचार भावना पर आधारित है? तो फर्स्ट ऑप्शन आता है इसमें संरचनावाद, सेकेंड ऑप्शन आता है सामाजिक सांस्कृतिकवाद, सी आता है इसमें व्यवहारवाद, और डी आता है इसमें मनोगतिक। क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखना, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय है जो व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन स्मृति विचार भावना पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मनोगतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 14 क्वेश्चन है आपका इसमें, मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों की उत्पत्ति का सही क्रम है, कि जो मनोविज्ञान है
उसकी जो विभिन्न संप्रदाय की उत्पत्ति का सही क्रम क्या है, कि पहले कौन सा वाद आया। ठीक है, तो फर्स्ट है व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, प्रक्रियावाद, और डी है आपका संरचनावाद। तो इसमें सबसे पहले है इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आपका आंसर इज़ करेक्ट, इसमें होगा आपका सबसे पहले, इसका जो सही क्रम है उसमें सबसे पहले आएंगे आपके रचनावाद। कौन आएंगे सबसे पहले? रचनावाद। जो किसने दिया था? वो दिया था आपका वुड ने। ठीक है, वुड ने दिया था रचनावाद, क्योंकि एक रचनावादी भी थे। सेकंड नंबर पे आएगा आपका सी, प्रकार्यवाद। ठीक है, ये आपका किसने दिया था? ये दिया था आपका विलियम जेम्स ने। किसने दिया था? प्रकार्यवादी कौन थे आपके? जेम्स थे। उसके बाद आपका आता है इसमें बी, जो है आपके गेस्टाल्टवाद। जो आपके गेस्टाल्टवाद हैं ये कौन थे? वर्दीमर। और उसके बाद आता है आपका व्यवहारवाद। लास्ट में आता है आपका व्यवहारवाद, जो कौन थे आपके? वॉटसन थे। क्योंकि जो वॉटसन थे, इन्होंने ही यही क्या थे? व्यवहारवादी थे। व्यवहारवादी के उससे ही इन्होंने दृष्टिकोण दिया था। वॉटसन के व्यवहारवाद दृष्टिकोण पर ही आधारित था। तुम्हारा क्या? वही दर्शन, मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया था। ठीक है, तो इसका जो क्रम होगा आपका होगा DCBA। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि रचनावाद जो है सबसे पहले कौन थे? वुड थे। प्रकार्य के कौन थे? विलियम जेम्स थे। गेस्टाल्टवाद कौन थे? वर्दीमर थे। और जो व्यवहारवाद थे, इनकी उत्पत्ति का जो सही क्रम है वो थे कौन? वॉटसन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, क्योंकि DCBA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन, यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो ये किसका कथन है? J.M. स्टीफन का है, ट्रो का है, जेम्स ड्रेवर का है, लिंगी ग्रेन का है। तो ये किसका है? इसका आंसर होगा करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर है J.M. स्टीफन का, कि शिक्षा जो मनोविज्ञान है वो शैक्षिक विकास का जो क्रमिक अध्ययन है, ये किस मनोविज्ञान का कथन है? ये कथन है आपका J.M. स्टीफन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है आपकी? अरस्तु, क्रो एंड क्रो, सी प्लूटो, या फिर डी वॉटसन। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर है वॉटसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 17। किस मनोविज्ञान ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? कौन से शब्द का? निरर्थक शब्द का। कौन से शब्द का? निरर्थक शब्द का। मनोविज्ञान ने सीखने की सामग्री के लिए, ध्यान देना, सीखने की सामग्री के लिए निरर्थक शब्द का प्रयोग करना किसने किया है? किस मनोविज्ञान ने किया है? गिलफोर्ड ने किया है, एबिंगहॉस ने किया है, स्किनर ने किया है, या फिर ब्राउन ने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एबिंगहॉस ने। ठीक है, एबिंगहॉस थे ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 18। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन या अध्ययन ही अधिगम है, सीखना है, ये किसने कहा है? थॉर्नडाइक, मैकडूगल, ब्राउन या गिलफोर्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गिलफोर्ड, कि गिलफोर्ड ने ही क्या कहा है कि व्यवहार के कारण ही, हमारे बिहेव के कारण ही, हमारे व्यवहार में ही जो परिवर्तन होता है वही हमारा सीखना या अधिगम कहलाता है। ये किसने कहा है?
गिलफोर्ड ने कहा है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसमें 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। यूनानी भाषा के शब्द साइकी का क्या अर्थ है? तो यूनानी भाषा के शब्द साइकी का ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, या मैंने थ्योरी में भी पढ़ाया हुआ है आपको इसमें बताया है कि यूनानी भाषा के, यूनानी या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रीक, ठीक है। यूनानी या ग्रीक भाषा के शब्द साइकी का क्या अर्थ है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आत्मा, सेकंड है मन, अध्ययन या फिर चेतना। तो आपको पता होगा कि साइकोलॉजी होता है जो आपका साइकोलॉजी होता है, इसमें जो इसकी उत्पत्ति हुई है वो किस चीज़ से हुई है? वो आपकी ग्रीक या यूनानी भाषा से हुई है, ठीक है। तो इसमें जो साइकी होता है आपका, जो साइकी है इसका अर्थ होता है आत्मा, ओके। प्लस जो आपका लोगोज होता है, जो लोगोज होता है इसका मतलब होता है आपका अध्ययन, विज्ञान, या फिर हम बोल सकते हैं इसका मीनिंग होता है अध्ययन, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है यूनानी भाषा के शब्द साइकी का पूछा हुआ है, तो का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आत्मा, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है? साइकी का मीनिंग होता है आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट हमारा 20 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 20 है। 20 क्वेश्चन में है हमारा, वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक हैं आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान या फिर चेतना का विज्ञान। जो वर्तमान समय है उसमें जो मनोविज्ञान है वो कौन सा है? आत्मा का, मन का, व्यवहार का या फिर चेतना का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका व्यवहार का विज्ञान, कि जो व्यवहार का विज्ञान है वो आपका वर्तमान का मनोविज्ञान है, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि व्यवहार का जो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? आ जाता है क्वेश्चन कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा, आत्मा का विज्ञान किसने कहा और मन का विज्ञान किसने कहा, ठीक है। तो आप नोट करके लिखना, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, नोट करके लिखोगे आप। जिसमें हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट पे हम लिखते हैं आत्मा का विज्ञान, ठीक है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो ये कहा मैकडूगल, और आपके नहीं सॉरी, आत्मा को, मनोविज्ञान को आत्मा का जो विज्ञान है वो किसने कहा था? तो वो कहा था आपका अरस्तू ने कहा था, प्लूटो ने कहा था, और आपका गैरेट ने कहा था, ठीक है। क्योंकि गैरेट जो है इन्होंने बताया था कि जो साइकोलॉजी है, गैरेट ने कहा था कि जो आपकी साइकोलॉजी है इसमें साइको का अर्थ क्या है? आत्मा, और लॉजी का जो अर्थ है वो है अध्ययन, या फिर लॉजी का अर्थ है विज्ञान, ठीक है। तो आत्मा का जो विज्ञान है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तू ने कहा, प्लूटो ने कहा और गैरेट ने कहा है, ठीक। नेक्स्ट आता है इसमें सेकंड पॉइंट पे लिखना आप मन का विज्ञान। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? तो ये कहा है आपका पोम्पोनॉजी ने। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली। सेकंड है आपका विलियम वुड, ठीक है। तो इन्होंने कहा है, और लॉक भी आते हैं इसमें, कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान पोम्पोनॉजी, विलियम वुड और लॉक ने कहा है। नेक्स्ट है आपका थर्ड आता है इसमें, थर्ड है आपका इसमें चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान, ये मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा है? तो ये कहा है टीचनर ने,
और कहा है सिल्ली ने, और आपका कहा है विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने, और इन्होंने कब कहा था विलियम जेम्स ने? 19वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इसमें 4, व्यवहार का विज्ञान। ये आपका क्वेश्चन भी है कि वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो किसका क्या है, तो वो व्यवहार का विज्ञान है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था वॉटसन ने और मैकडूगल ने। मैकडूगल ने, ठीक है, 20वीं शताब्दी में। तो ये चारों पॉइंट जो हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें मनोविज्ञान होता है अनुपयुक्त, विधायक, आदर्शात्मक या नियामक, या फिर नियामक। तो इसका आंसर होगा आपका नियामक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें 22 क्वेश्चन आता है आपका, व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? तो आपकी 1913 में वॉटसन ने की, 1904 में वर्दीमर ने की, 1902 में सिगमंड ने की, या 1980 में वुड ने करी। तो किसने की थी इसकी जो स्थापना है व्यवहारवाद की? तो वो किसने की थी? वॉटसन ने करी थी। और कौन से सन में करी थी? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, डी एनिमा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अरस्तु हैं, विलियम जेम्स हैं, प्लूटो हैं, या फिर साइमन हैं। तो डी एनिमिया जो पुस्तक है इसके लेखक हैं आपके अरस्तु। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, मनोविज्ञान की प्राचीन विधि है, अंतर्दर्शन विधि है, प्रेक्षण या अवलोकन विधि है, बहिदर्शन विधि है, या फिर अनुबंधन विधि है। तो कौन सी विधि है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अंतर्दर्शन। कि मनोविज्ञान की जो प्राचीन विधि है वो कौन सी विधि है? अंतर्दर्शन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसमें 25 क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं। तो कौन हैं? पावलॉव हैं, वुंट हैं, ब्राउन है, या विलियम जेम्स हैं। कौन है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं विलियम जेम्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम जेम्स। ओके, करेक्ट आंसर इज विलियम जेम्स। तो ये हैं आपके 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन आपके यहाँ ख़त्म होते हैं। आप देखना, चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट रहे हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा इस वीडियो से कि आपके कितने आंसर करेक्ट हैं। आपको थोड़ा पता लगेगा कि आपको कितनी नॉलेज है, कितना आपको आता है एग्ज़ाम के लिए, आप कितना प्रिपेयर हो। ओके, और आगे आपके इसी तरीके से क्वेश्चन आपके आते रहेंगे और यही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। थ्योरी कराएंगे हम, थ्योरी के बाद उसी से रिलेटेड फिर हम क्या कराएंगे? क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह हमारे साथ इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा इसमें कि शिक्षक केंद्रित जो विधियां हैं, हमारी शिक्षण जो विधियां हैं, इसके अंदर हम बात करेंगे शिक्षक केंद्रित विधियों के बारे में जो आपके इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आपके जो टॉपिक हैं फ़िलहाल ये सारे ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हैं। स्पेशली ये क्लास आपकी सुपर टेट टेट के लिए है, रीड के लिए है, सॉरी। तो लेकिन जो इसके अंदर भी फ़िलहाल टॉपिक चल रहा है ये आप ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर इसमें से कर सकते हो। ठीक, थैंक यू।